तो आइए विद्यार्थीगण, आज हम देख रहे हैं केमिस्ट्री का लघु उत्तरीय क्वेश्चन आंसर हम करवाने वाले हैं और बारी बारी से हम उसका लघु उत्तरीय का क्वेश्चन आंसर करवा देंगे। चैप्टर पहले पढ़ा दिया गया है और आज हम उसका क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं और हम आप बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें लघु उत्तरीय का कि पदार्थ क्या है। पदार्थ का डिफिनेशन पूछा गया था कि पदार्थ का परिभाषा दे या पदार्थ क्या है। तो कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे जिसमें द्रव्यमान हो, आयतन हो और अवरोध उत्पन्न करे, और जो अवरोध उत्पन्न करे वह पदार्थ कहलाता है। क्या है डिफिनेशन में कि कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे जिसमें द्रव्यमान और आयतन हो और जो अवरोध उत्पन्न करे उसे हम पदार्थ कहते हैं। जैसे में मैंने लिखा है लकड़ी, किताब, जल, तेल, बर्फ इत्यादि। ये हमारा पदार्थ का डिफिनेशन हुआ और इसका एग्जाम्पल। दूसरा नंबर क्वेश्चन में है कि द्रव क्या है। द्रव क्या है? तो द्रव एक प्रकार का पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक प्रक्रिया की सहायता से पदार्थ के अन्य प्रकार में विभक्त नहीं किया जा सकता। जैसे चीनी एक क्या है? द्रव है। क्या है इसका डिफिनेशन कि द्रव एक प्रकार का पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक प्रक्रिया की सहायता से पदार्थ के अन्य प्रकार में विभक्त नहीं किया जा सकता, उसे हम द्रव कहते हैं। जैसे में लिखे हैं कि चीनी एक क्या है? द्रव है। अब है तीसरा नंबर क्वेश्चन में कि ठोस एवं द्रव में अंतर बताए कि क्या है। मैं लिखा हूँ ठोस यानी लिक्विड, सॉलिड और यानी द्रव यानी लिक्विड। यानी कि ठोस पदार्थ की आकृति निश्चित होता है, यानी कि उसको किसी चीज़ में परिवर्तन कर देंगे तो उसका वह आकार ले लेता है। लेकिन द्रव का आकृति निश्चित नहीं होता है, उसको जिस चीज़ में डालेंगे उसी चीज़ में वह क्या करता है? ढल जाता है। फिर इसमें है दूसरा नंबर में कि ठोस पदार्थ से बहाव की प्रक्रिया नहीं होती है। यानी कि ठोस को हम किसी चीज़ में डाल देंगे तो वह घिस कर या रिस कर किसी अन्य चीज़ में कन्वर्ट नहीं हो सकता, या घिस कर बहाव नहीं हो सकता, यानी कि रिस नहीं सकता। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर एक गिलास में पानी लेते हैं तो पानी ले लेते हैं, अगर ठोस पदार्थ उसमें डाल रहे हैं यानी चीनी डालेंगे, उसमें थोड़ा छिद्र भी होगा तो उस चीनी क्या होगा? उस वह बाहर नहीं जा सकता। लेकिन चीनी को अगर हम घोल दें तो वह रिस कर भी बाहर जा सकता है। लेकिन एक प्रकार का हम देख रहे हैं जैसे कि लकड़ी हो गया, पत्थर हो गया, ये सब क्या होती है? ठोस है जिसको किसी चीज़ में रखने पर वो घिसता नहीं है या रिसता नहीं है, रिस कर बाहर नहीं निकलता है। इसमें होता है लिक्विड में कि द्रव पदार्थ में बहाव की प्रक्रिया होती है, यानी कि द्रव किसी चीज़ में भी डाल देंगे तो डाल देने के पश्चात उसमें अगर थोड़ी सी भी छिद्र होगा तो वो पूरी तरह से जो द्रव होगा वह बाहर रिस कर निकल जाएगा। उसके बाद तीसरा नंबर, ठोस पदार्थ के द्रव एवं क्वथनांक प्राय उच्च होते हैं। तो गर्मी लगता हुआ इसलिए बोली तो ठोस पदार्थ के द्रव्यनांक एवं क्वथनांक प्राय उच्च होते हैं, द्रव्य के द्रव्यनांक और क्वथनांक प्राय कम होते हैं। ये हमारा ठोस और द्रव का कुछ अंतरे हैं और भी बहुत से अंतर है ठोस द्रव में। हम इतना ही सा है, बाकी चलते हैं अगले क्लास की, मतलब अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो आइए अब हम देख रहे हैं चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है सवाल कि ऊर्ध्वपातन क्या है। चौथा नंबर में क्या पूछ रहा है कि ऊर्ध्वपातन क्या है। किन्हीं तीन द्रव के नाम लिखें जो गर्म किए जाने पर ऊर्ध्वपातन हो जाते हैं। यानी कि इसका आंसर में लिखे हैं कि ऊर्ध्वपातन वैसी प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस पदार्थ गर्म किए बिना द्रव रूप में परिणत हुए सीधे वाष्पन की अवस्था में बदल जाते हैं और उस वाष्पन को ठंडा करने पर वह बिना द्रव रूप में परिणत हुए सीधे ठोस की मूल अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। ये हमारा ऊर्ध्वपातन हुआ। क्या हुआ विद्यार्थीगण? फिर से एक बार देख लेते हैं। सवाल यहाँ पे है कि ऊर्ध्वपातन क्या है और किन्हीं द्रव के नाम लिखें जो गर्म किए जाने पर
ऊर्ध्वपातन हो जाते हैं। तो यानी कि आंसर में लिखे हैं कि ऊर्ध्वपातन वैसी प्रक्रिया है कि जिसमें कोई ठोस पदार्थ को गर्म किए जाने पर बिना द्रव रूप में परिणत हुए सीधे वाष्पन की अवस्था में बदल जाते हैं और उस वाष्पन को ठंडा करने पर बिना द्रव रूप में परिणत हुए सीधे ठोस मूल अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल में कि अमोनिया, क्लोराइड, आयोडीन, कपूर, यानी कि ये तीनों जो है ऊर्ध्वपातन कहलाते हैं। ऊर्ध्वपातन का ये मेरा एग्जाम्पल है। आइए देखते हैं 5वां क्वेश्चन पर कि द्रव के हिमांक से आप क्या समझते हैं। द्रव के हिमांक से आप क्या समझते हैं। तो मैंने आंसर में क्या लिखा हूं कि वह ताप जिस पर कोई पदार्थ द्रव की अवस्था में से ठोस की अवस्था में, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ द्रव की अवस्था से ठोस की अवस्था में परिणत होता है द्रव का हिमांक कहलाता है। यह प्रक्रिया द्रव का जमना भी कहलाता है। हम द्रव का हिमांक को ये भी कह सकते इस नाम से भी कि द्रव का जमना कहलाता है। आते हैं देखते हैं उसके बाद 6ठा नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि द्रव की गुप्त ऊष्मा से क्या समझते हैं। विद्यार्थीगण 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि द्रव की गुप्त ऊष्मा से क्या समझते हैं। तो मैंने इसका आंसर लिखा हूं कि द्रव्यनांक पर किसी पदार्थ के ठोस अवस्था से द्रव्यनांक पर किसी पदार्थ के ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन होने पर जितनी ऊष्मा अवशोषित होती है उसे द्रव की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्या है विद्यार्थीगण, फिर से एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं। तो मैंने लिखा हूं कि द्रव पर किसी पदार्थ की ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होने पर जितनी ऊष्मा का अवशोषित होती है वह द्रव का गुप्त ऊष्मा कहलाता है। उसके बाद देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन है कि वाष्पन की गुप्त ऊष्मा से क्या समझते हैं। विद्यार्थीगण 7वां नंबर क्वेश्चन है कि वाष्पन की गुप्त ऊष्मा से क्या समझते हैं। देखिए विद्यार्थीगण, मैंने क्वेश्चन इसलिए लिख रहा हूँ कि विद्यार्थी को हो सकता है कि किसी के पास बुक होता है, किसी के पास नहीं है। तो हम चाहते हैं कि सभी विद्यार्थी के पास क्वेश्चन आंसर मेरा जाए ताकि उसे पढ़ने में कोई दिक्कत न परेशानी नहीं हो, क्योंकि अभी ये लॉकडाउन का पता नहीं कि कब तक रहेगी ये सिलसिला। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन और आंसर के साथ लिख रहा हूँ। आंसर लिखने से विद्यार्थी लोग का बहुत से क्वेश्चन लिखने प्रॉब्लम हो जाएगा, समझने में दिक्कत होगी। इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ कि क्वेश्चन लिख कर मैं आंसर देते जा रहा हूँ ताकि विद्यार्थी को समझने और पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। तो आइए विद्यार्थी का देखिए 7वां क्वेश्चन मैंने लिखा कि वाष्पन की गुप्त ऊष्मा से क्या समझते हैं। तो क्वथनांक के किसी द्रव के गैस में परिवर्तन होने पर जितनी ऊष्मा अवशोषित होती है उसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। आइए हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आइए हम देख रहे हैं 8वां क्वेश्चन पर आ गए हैं। 8वां क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है कि वाष्पन से ठंडक उत्पन्न होती है, सिद्ध करें। तो हम देख रहे हैं कि वाष्पन से ठंडक उत्पन्न होती है। जाहिर सी बात है कि अगर हमारे शरीर से ऊष्मा का अवशोषण होता है तो हमारे शरीर को ठंडक उत्पन्न होती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे हम देखते हैं कि वाष्पन से ठंडक उत्पन्न होती है और कैसे हम प्रूफ करते हैं। परिभाषा में लिखे हमने कि वाष्पन की क्रिया द्रव की सतह पर होती है। जाहिर सी बात है कि वाष्पन जो होती है द्रव की सतह यानी कि ऊपरी होती है। जब भी होगा वाष्पन, अगर किसी प्रकार कोई खाना बनाते हैं तो वो जाहिर सी बात है तापमान नीचे से बढ़ते तो वाष्पन ऊपर से होता है। तो वही कर रहा है कि वाष्पन की क्रिया द्रव की सतह पर होती है। सतह वाले द्रव के भीतरी भागों से ऊष्मा ग्रहण करके अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, जिसमें यह गैस के रूप में वायु चले जाते हैं। द्रव का कम हो जाता है। यह वायु चले जाने से क्या होता है, द्रव का कम हो जाता है और वह ठंडा हो जाता है। क्या है विद्यार्थी का ना, ये देखते हैं फिर से एक बार डिफिनेशन पर कि वाष्पन की क्रिया द्रव की सतह पर होती है। तो सतह पर वाले द्रव के कण द्रव के भीतरी भागों से ऊष्मा ग्रहण करके अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त कर लेता है। तो यानी फिर है कि जिसमें ये गैस के रूप में वायु चले जाते हैं, और द्रव का ताप कम हो जाता है और वह ठंडा हो जाती है। आइए देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। संघनन क्या है, गैस का संघनन से क्या समझ कैसे किया जाता है उसके बारे में पता करते हैं।
संघनन क्या है? तो देखिए विद्यार्थीगण, हमने डिफिनेशन में लिखा हो कि पदार्थ के गैसीय रूप का द्रव रूप में परिवर्तन गैस का संघनन कहलाता है। संघनन का कितना शॉर्ट परिभाषा है कि पदार्थ के गैसीय द्रव रूप का द्रव रूप में परिवर्तन गैस का संघनन कहलाता है, यानी कि कहलाता है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ लिखा कि संघनन कैसे किया जाता है। तो देखिए, तो गैस पर दाब बढ़ाने पर गैस के कण परस्पर काफी निकट आ जाते हैं, जिससे अंतराण्विक का स्थान घट जाता है। ऐसा होने से गैस कणों के बीच अंतराण्विक आकर्षण बल काफी बढ़ जाती है, जिससे गैस का द्रव में परिवर्तन हो जाता है। आइए तो 10वां नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि वाष्पन और क्वथनांक में क्या अंतर है। विद्यार्थीगण, हम बात करते हैं वाष्पन और क्वथनांक में क्या अंतर है। तो देखिए कि वाष्पन में लिखे हमने कि यह एक स्वतः होने वाली प्रक्रिया है। यह एक क्या है? स्वतः होने वाली प्रक्रिया है जो सभी तापों पर होती रहती है। और दूसरा में लिखे हैं कि यह द्रव के सिर्फ ऊपरी सतह पर होता है, भीतरी भागों पर नहीं। यानी कि क्या होता है कि यह द्रव का यानी कि वाष्पन द्रव के ऊपरी सतह पर ही होता है, भीतरी भागों पर नहीं होता। भीतरी भागों से तो तापमान बढ़ते है, टेम्परेचर बढ़ता है। तो जब भी नीचे से टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसमें ऊपर से ही होगा ना। तो वही चीज कर रहा है कि यह द्रव के सिर्फ ऊपरी सतह पर ही होता है, भीतरी भागों पर नहीं। और क्वथनांक क्या कर रहा है कि यह एक निश्चित ताप पर होती है, द्रव का क्वथनांक कहलाता है। और दूसरा नंबर में कि यह संपूर्ण द्रव में होती है, जिसमें द्रव के भीतरी भागों से बुलबुले निकलते रहते हैं। यह हमारा क्या हुआ कि यह एक निश्चित ताप पर होती है, जिसे द्रव का क्वथनांक कहते हैं। दूसरा में कि यह संपूर्ण द्रव में होती है, जिसमें द्रव के भीतरी भागों से बुलबुले निकलते हैं। तो विद्यार्थीगण, इस क्वेश्चन को नोट किया जाए। फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आइए विद्यार्थीगण, हम देख रहे हैं गर्मा क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या है गर्मा क्वेश्चन में कि गैस के दाब से आप क्या समझते हैं। विद्यार्थीगण, क्या है गर्मा नंबर क्वेश्चन कि गैस के दाब से क्या समझते हैं। तो बर्तन की दीवारों के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर गैस के कणों द्वारा आरोपित बल गैस का दाब कहलाता है। क्या विद्यार्थीगण कि बर्तन के दीवारों के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर गैस के कणों द्वारा आरोपित बल गैस का दाब कहलाता है। अब 12वां नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन में है कि ठोस पदार्थ की आकृति और आयतन निश्चित क्यों होते हैं। ठोस पदार्थ की आकृति और आयतन निश्चित क्यों होते हैं। तो यानी देखते हैं क्या है आंसर में लिखे हैं कि ठोस पदार्थ की आकृति और उसके आयतन निश्चित होते हैं। ये बात तो हम भी जानते हैं और आप लोग भी जानते हैं कि ठोस पदार्थ की आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। लेकिन क्यों होते हैं? क्योंकि ठोस पदार्थ के कण ना तो एक दूसरे के निकट आ सकते हैं और ना ही एक दूसरे के निकट जा सकते हैं। क्या विद्यार्थीगण कि ठोस पदार्थ के कण ना तो एक दूसरे के निकट आ सकते हैं और न ही एक दूसरे के दूर जा सकते हैं। अतः ठोस पदार्थ की आकृति कायम रहती है, तो इसी कारण उसका आयतन भी निश्चित रहता है। चलिए आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 13 नंबर मेरा क्वेश्चन है कि द्रव का वाष्पन कैसे होता है। द्रव का वाष्पन कैसे होता है। तो क्या है विद्यार्थीगण, द्रव का वाष्पन कैसे होता है। तो देखते हैं, द्रव के कण अनवरत गमन करते तथा परस्पर टकराते रहते हैं। गमन करते तथा परस्पर क्या करते हैं, टकराते रहते हैं। तो वायु में घुला छोड़ देने पर वे वस्तु के कण से भी टकराते रहते हैं। तो ऐसी अवस्था में द्रव की सतह वाले द्रव का कण अतिरिक्त
ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, ये कण जल की सतह पर, ये कण जल की सतह पर को छोड़कर वाष्पन में परिवर्तित होकर वायु में चले जाते हैं। ये हमारा, जैसे फिर से एक बार देखते हैं, क्या है कि द्रव के कण अनवरत गमन करते तथा परस्पर टकराते रहते हैं। वायु में खुला छोड़ देने पर वे वायु के कणों से भी टकराते रहते हैं। ऐसी अवस्था में द्रव की सतह वाले कण द्रव कण अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। एक कण जल की सतह को छोड़कर वाष्पन में परिवर्तित होकर वायु में चले जाते हैं। आइए तो विद्यार्थी देखते हैं, क्वेश्चन 14 नंबर की बात करते हैं। तो देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन यहीं तक रहेगा। देखिए, पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था की क्या उपयोगिता है। तो विद्यार्थीगण क्या बोले कि पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था की क्या उपयोगिता है। तो मैंने लिखा पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था की उपयोगिता बहुत महत्वपूर्ण है। इस अवस्था का उपयोग प्रदीप्त ट्यूब और नियॉन संकेतों वाले बल्ब के निर्माण में किया जाता है। प्रतिदीप्त ट्यूब में हीलियम या कुछ अन्य गैस भी भरी रहती है। गैस के होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विशिष्ट रंग युक्त उद्दीप्त उत्पन्न होते हैं। तो विद्यार्थीगण फिर से लास्ट क्वेश्चन देख लेते एक बार। पदार्थ की सतह प्लाज्मा अवस्था की उपयोगिता बहुत महत्वपूर्ण है। इस अवस्था का उपयोगिता प्रदीप्त ट्यूब और नियॉन संकेतों वाले बल्ब के निर्माण में किया जाता है। प्रदीप्त में हीलियम या कुछ अन्य गैस भी भरे रहती है। गैस के होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विशिष्ट रंग युक्त उद्दीप्त उत्पन्न होते हैं। तो विद्यार्थीगण हमारा आज का क्वेश्चन यहीं तक है, क्वेश्चन आंसर। बाकी क्वेश्चन आंसर को हम अगले वीडियो में अपलोड करेंगे।